ल बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम इस आईने का सामना करने के लिए तैयार हो? मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा। देखना जहांपनाह, आज बीरबल की सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। यह आईना बताएगा कि यह अंदर से कितना खोखला है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। वह शांत कदमों से आईने की ओर बढ़े। अध्याय 3 बीरबल की शंका और जांच पड़ताल। बीरबल आईने के सामने जाकर रुक गए। हकीम इदरीस उनकी ओर बढ़ा, अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। आइए राजा बीरबल, देखें तो हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अंदर से कैसा दिखता है। लेकिन बीरबल ने आईने में देखने की बजाय हकीम से कहा, हकीम साहब, मुझे आपके आईने की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इसमें आज नहीं कल अपना अक्स देखूंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। मुल्ला दो प्याजा चिल्लाया, भाग गया। डरपोक कहीं का, इसे पता है कि इसकी असलियत खुल जाएगी। लेकिन अकबर बीरबल को जानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन कल तुम्हें इस आईने का सामना करना ही होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर हुक्म मान लिया और दरबार से चले गए। लेकिन वह घर नहीं गए। उनका दिमाग किसी तेज रफ्तार घोड़े की तरह दौड़ रहा था। वह जानते थे कि दुनिया में कोई ऐसा जादुई आईना नहीं हो सकता। यह कोई बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल। लेकिन यह जाल है क्या? इसे कैसे बुना गया है, यही उन्हें पता लगाना था। सबसे पहले बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का लिबास पहना और उस सराय में पहुंचे जहां हकीम इदरीस और उसके लोग ठहरे हुए थे। उन्होंने सराय के मालिक से दोस्ती गांठी और बातों बातों में हकीम के बारे में जानकारी निकालने लगे। उन्हें पता चला कि हकीम ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है जो बहुत कम बाहर निकलता है और हमेशा अपने कमरे में रहता है। यह एक अहम सुराग था। रात में जब सब सो गए, बीरबल चुपके से उस कमरे के पास पहुंचे जहां आईना रखा गया था। उन्होंने दरवाजे की झिरी से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उन्हें कुछ हल्की सी खटपट की आवाज सुनाई दी और फिर किसी के फुसफुसाने की। बीरबल को यकीन हो गया कि इस आईने के पीछे कोई और भी है। अगले दिन उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को काम पर लगाया। उन्होंने जासूसों को 2 काम सौंपे। फारस जाने वाले व्यापारियों से हकीम इदरीस के बारे में पता लगाना। क्या फारस में कोई ऐसा हकीम मशहूर है? हकीम के उस रहस्यमयी नौजवान साथी पर नजर रखना। वह कौन है, क्या करता है? जासूस अपने काम पर लग गए। इस बीच बीरबल ने दरबार के उन सभी लोगों से बात की जो आईने के सामने बेइज्जत हुए थे। उन्होंने उनसे यह नहीं पूछा कि उन्होंने आईने में क्या देखा। उन्होंने पूछा, जब आप आईने के सामने खड़े थे तो हकीम इदरीस ने आपके कान में क्या कहा था? यह सवाल सुनकर सब चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने याद किया तो एक अजीब बात सामने आई। हकीम ने हर व्यक्ति से कुछ ऐसा कहा था जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या उसके सबसे गहरे डर से जुड़ा था। शेर अफगान खान को उसने बहादुरी की बात की, जबकि वह जानता था कि एक लड़ाई में शेर अफगान डरकर पीछे हट गया था। मुल्ला दो प्याजा को उसने ज्ञान की बात की, जबकि वह जानता था कि मुल्ला खाने पीने के कितने शौकीन हैं। दानी होने का नाटक करने वाले दरबारी से उसने दौलत की बात की थी। बीरबल समझ गए, यह जादू नहीं, मनोविज्ञान का खेल था। हकीम पहले इंसान के दिमाग में उसकी कमजोरी का बीज बोता था,
जिससे वह अवचेतन रूप से उसी के बारे में सोचने लगता था। लेकिन सिर्फ सोचने से आईने में तस्वीर कैसे बन सकती है? असली राज अभी भी पर्दों के पीछे था। शाम तक बीरबल के जासूस खबर लेकर लौटे। खबर चौंकाने वाली थी। फारस में हकीम इदरीस नाम का कोई मशहूर हकीम था ही नहीं। हाँ, नजरेफरेब, नजरों का धोखा देने वाला नाम का एक जादूगर जरूर था, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने और हाथ की सफाई दिखाने में माहिर था। उसका हुलिया हकीम इदरीस से मिलता जुलता था। और दूसरी खबर और भी सनसनीखेज थी। हकीम का वह रहस्यमयी नौजवान साथी कोई और नहीं बल्कि आगरा का ही एक गुमनाम लेकिन बेमिसाल चित्रकार था, जिसका नाम कमाल था। कमाल इतनी तेजी से चित्र बनाता था कि लोग उसे जादूगर कहते थे। वह किसी भी इंसान का हास्य चित्र, कैरिकेचर, पलक झपकते ही बना सकता था। अब बीरबल के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। तस्वीर साफ हो गई थी। सच्चाई का आईना कोई जादुई आईना नहीं, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और कला का एक अद्भुत लेकिन धोखेबाज संगम था। अध्याय 4, आईने के पीछे का राज। बीरबल ने पूरी रात जागकर अपनी योजना बनाई। उन्हें सिर्फ हकीम का पर्दाफाश नहीं करना था, बल्कि दरबार को एक बड़ा सबक भी सिखाना था। अगली सुबह दरबार का माहौल कल से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। आज बीरबल की बारी थी। सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। बीरबल शांत भाव से दरबार में आए। वह सीधे आईने के सामने जाकर खड़े हो गए। हकीम इदरीस अपनी विजी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। तो राजा बीरबल, आज आप तैयार हैं अपनी सच्चाई देखने के लिए? उसने बीरबल के कान के पास फुसफुसाने की कोशिश की। देखें, आपकी चतुराई के पीछे क्या छुपा है। लेकिन बीरबल ने उसे हाथ से रोक दिया। एक मिनट हकीम साहब, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा ताकि पूरा दरबार सुन सके। मैं आईने में देखने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि सच पर रोशनी का कोई असर नहीं होता। वह अंधेरे में भी सच रहता है और उजाले में भी। मैं चाहता हूं कि इस आईने को यहां से उठाकर दरबार के खुले आंगन में ले जाया जाए, जहां सूरज की तेज रोशनी हो। मैं सबके सामने खुली धूप में अपना अक्स देखूंगा। यह सुनकर हकीम इदरीस का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वह घबराकर बोला। इस आईने की खासियत इसी कमरे की हल्की रोशनी में है। तेज धूप इसकी शक्ति को खत्म कर देगी। बीरबल मुस्कुराए। क्यों हकीम साहब, क्या आपका सच धूप से डरता है? मुल्ला दो प्याजा चिल्लाए, यह बहाने बना रहा है जहांपनाह। लेकिन अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने हुक्म दिया, आईने को बाहर आंगन में ले जाया जाए। हकीम के पास अब कोई चारा नहीं था। सेवकों ने कांपते हाथों से आईना उठाया और बाहर ले जाने लगे। जैसे ही वे आईने को उसकी जगह से हटाने लगे, बीरबल ने जोर से कहा, ठहरो। सब रुक गए। बीरबल उस चौकी के पास गए जहां आईना रखा था और उसके पीछे लगे पर्दे को एक झटके में खींच दिया। और जो नजारा सामने आया, उसे देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। पर्दे के पीछे एक छोटा सा गुप्त रास्ता बना था, जो चौकी के नीचे खुलता था। और उस रास्ते में दरास हमा, हाथ में कूची और रंगों की प्लेट लिए, युवा चित्रकार कमाल बैठा हुआ था। उसके पास कई कागजों पर बने हुए हास्य चित्र पड़े थे, खरगोश, बावर्ची, कंजूस बनिया, गीदड़। अब राज खुल चुका था। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह है सच्चाई के आईने का असली राज। उन्होंने बताया, यह कोई जादुई आईना नहीं है। यह एक बहुत ही शातिर धोखा है। हकीम इदरीस, जिसका असली नाम नजरफरेब है, एक मनोवैज्ञानिक है।
वह पहले व्यक्ति की कमजोरी को भांपकर उसके दिमाग में एक विचार डालता है। फिर जब वह व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होता है तो पीछे छुपे इस प्रतिभाशाली कलाकार कमाल को इशारा कर देता है। कमाल, जो एक बेजोड़ चित्रकार है, पलक झपकते ही उस व्यक्ति का हास्य चित्र बना देता है। लेकिन वह चित्र आईने में कैसे दिखता था? एक दरबारी ने पूछा। उसके लिए विज्ञान का इस्तेमाल किया गया, बीरबल ने समझाया। इस आईने की सतह आम नहीं है। यह थोड़ी धुंधली और हल्की अवतल कॉन्केव है जो प्रतिबिंब को थोड़ा विकृत करती है। और इस चौकी के अंदर एक छोटा सा प्रक्षेपक प्रोजेक्टर लगाया गया है, जिसे हम जादुई लालटेन भी कह सकते हैं। कमाल चित्र बनाकर उसे एक शीशे की स्लाइड पर रखता है और एक छिपे हुए दीपक की मदद से उस चित्र का प्रतिबिंब इस धुंधले आईने पर फेंका जाता है। हल्की रोशनी और धुंधले शीशे की वजह से वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो आईने के अंदर से ही उभर रहा हो। यह सुनकर सब दंग रह गए। यह कितना अविश्वसनीय और चालाकी भरा षड्यंत्र था। हकीम इदरीस उर्फ नजरेफरेब अब जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह दरबारियों को बेइज्जत करके और उनमें फूट डालकर शहंशाह से भारी इनाम ऐंठना चाहता था। अध्याय 5 दरबार में सच्चाई का असली आईना। अब जबकि राज पूरी तरह खुल चुका था, शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने हकीम को कड़ी सजा देने का मन बना लिया था, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोका। 1 मिनट जहांपना, सजा देने से पहले मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बीरबल दरबारियों की ओर मुड़े, जो अब शर्मिंदा और चुपचाप खड़े थे। आप सबने देखा कि यह आईना झूठा था, लेकिन क्या इसने जो दिखाया वह पूरी तरह झूठ था? सब खामोश रहे। बीरबल ने आगे कहा, यह आईना जादुई नहीं था, लेकिन इसने एक काम जरूर किया। इसने हमें हमारे अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। इसने हमें हमारे उन डरों और कमजोरियों का सामना करवाया जिन्हें हम दुनिया से छुपाते हैं। शेर अफगान खान, क्या यह सच नहीं कि आपके मन में कहीं न कहीं कायरता का एक डर छिपा है? मुल्ला जी, क्या यह सच नहीं कि आप ज्ञान से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन को तरजीह देते हैं? और आप सब, क्या आप अपने उन रूपों से अनजान हैं जो आईने में दिखे? दरबार में एक गहरा सन्नाटा था। बीरबल की बातें कड़वी थीं, पर सच्ची थीं। बीरबल ने शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, आलमपनाह, असली सच्चाई का आईना कांच या सोने का नहीं होता। असली आईना हमारा अपना विवेक, हमारा अपना ज़मीर होता है। असली आईना वह इंसान होता है जो बिना किसी डर के हमें हमारी खामियां बता सके, जैसे एक सच्चा दोस्त। असली आईना एक पारदर्शी और न्यायप्रिय दरबार होता है, जहां सच बोलने की हिम्मत को सराहा जाता है, न कि उसे दबाया जाता है। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, आज हम सबने इस झूठे आईने में अपना अक्स देखा, लेकिन अब वक्त है अपनी अंतरात्मा के सच्चे आईने में झांकने का और खुद को बेहतर इंसान बनाने का। बीरबल के इन शब्दों ने दरबारियों के दिलों पर गहरा असर किया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर्फ दूसरों का मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि खुद की सच्चाई का सामना करने से भी भागे थे। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे। वह बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक धोखेबाज का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि हम सबकी आंखें खोल दी हैं। तुमने हमें सिखाया है कि असली सच्चाई किसी जादू में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और साहस में निहित है। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। हकीम इदरीस, तुमने धोखा दिया है, जिसकी सजा मौत है। लेकिन तुमने अनजाने में ही सही मेरे दरबार को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इसलिए मैं तुम्हें जिंदगी बख्शता हूं।
तुम्हें सल्तनत से निकाल दिया जाएगा और तुम फिर कभी यहाँ कदम नहीं रखोगे। फिर उन्होंने युवा चित्रकार कमाल की ओर देखा। और कमाल, तुम एक प्रतिभाशाली कलाकार हो। तुमने डर और मजबूरी में यह काम किया। हम तुम्हें माफ करते हैं। आज से तुम हमारे शाही चित्रकारों में से एक होगे और तुम्हारी कला का इस्तेमाल सच्चाई को दिखाने के लिए होगा, न कि उसे छुपाने के लिए। कमाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने झुककर शहंशाह का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद दीवाने-कास का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। दरबारी एक दूसरे के साथ ज्यादा ईमानदार और विनम्र हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी अंदर की सच्चाई होती है। और सच्चाई का आईना की कहानी आगरा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह कहानी सिर्फ एक चालाक धोखेबाज और एक बुद्धिमान सलाहकार की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी आत्मज्ञान, साहस और इस गहरे सत्य की कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आईना इंसान के अपने भीतर ही होता है। जरूरत है तो बस उसमें झांकने की हिम्मत की। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विशेष कहानी, श्रेणी और पहेली नुमाराज, जो लगभग शब्दों में है। श्रेणी और पहेली नुमाराज। अध्याय 1। समरकंद से आई एक बौद्धिक चुनौती। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में वह एक खुशनुमा सुबह थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान-ए-कास में अपने नवरत्नों और चुनिंदा सलाहकारों के साथ बैठे थे। यह वह समय था जब दरबार की औपचारिक कार्यवाही से हटकर ज्ञान, विज्ञान, कला और दर्शन पर गहरी चर्चाएं हुआ करती थीं। संगमरमर के खंभों से छनकर आती सुबह की नर्म धूप फर्श पर बिछे कीमती ईरानी कालीनों पर सुनहरी डिजाइन बना रही थी। माहौल शांत और बौद्धिक था जब द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि समरकंद के महान शासक के एक विशेष दूत कावियाद शिराजी शहंशाह से मिलने की अनुमति चाहते हैं। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। समरकंद अपनी विद्या और कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था और वहां से आए किसी भी मेहमान का स्वागत अकबर पूरे सम्मान से करते थे। कावियाद शिराजी ने दरबार में प्रवेश किया। वह एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्ति था जिसकी आंखों में ज्ञान की गहराई और अपने देश की उपलब्धियों का गर्व साफ झलकता था। उसने अदब से झुककर शहंशाह को सलाम किया और अपने शासक का मैत्रीपूर्ण संदेश दिया। औपचारिकताओं के बाद कावियाद ने कहा, आलमपनाह, पूरी दुनिया में आपके दरबार और आपके नवरत्नों की बुद्धिमत्ता के चर्चे हैं। विशेषकर आपके सलाहकार बीरबल की चतुराई की कहानियां तो समरकंद तक पहुंची हैं। मेरे शासक यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या यह कहानियां सच हैं या महज बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें। अकबर मुस्कुराए। शिराजी साहब, बीरबल की बुद्धिमत्ता कोई कहानी नहीं, हकीकत है। लेकिन हम आपकी जिज्ञासा का सम्मान करते हैं। कावियाद ने कहा, इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं अपने साथ एक छोटी सी बौद्धिक चुनौती लाया हूं। यह चुनौती 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा श्रेणी का है और दूसरा पहेली का। अगर आपके दरबारी इसे हल कर देते हैं तो हम मान लेंगे कि हिंदुस्तान की जमीन पर सच में ज्ञान का सूरज चमकता है। दरबार में एक सनसनी फैल गई। यह सल्तनत की इज्जत का सवाल था। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, तुरंत खड़े होकर बोले, कैसी चुनौती? हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। लाइए, क्या लाए हैं आप? कावियाद मुस्कुराया। उसने अपने सहायक को इशारा किया, जो एक संदूक लेकर आगे आया। कावियाद ने संदूक खोला और उसमें से 4 छोटी-छोटी वस्तुएं निकालकर एक मेज पर रख दीं। पहली वस्तु थी एक मुट्ठी रेगिस्तानी रेत। दूसरी वस्तु थी एक शीशी में पानी की एक बूंद। तीसरी वस्तु थी एक सूखा हुआ पीपल का पत्ता। और चौथी वस्तु थी एक जलता हुआ कोयले का टुकड़ा,
जिसे एक मिट्टी के पात्र में रखा गया था। चारों चीजें बिल्कुल अलग अलग थीं। उनमें कोई सीधा संबंध नजर नहीं आ रहा था। काव्याद ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, चुनौती का पहला हिस्सा, श्रेणी, यह है। आपको बताना है कि वह कौन सी एक खासियत है, वह कौन सा एक गुण है जो इन चारों जाहिर तौर पर अलग अलग चीजों को एक ही श्रेणी में रखता है। इन चारों में वह एक समान धागा क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। रेत, पानी, पत्ता और कोयला, इनमें क्या समानता हो सकती है? एक दरबारी ने कहा, ये सभी प्रकृति की देन हैं। काव्याद ने सिर हिलाया, नहीं। कोयला तो लकड़ी को जलाने के बाद बनता है, वह प्रकृति का सीधा रूप नहीं है। और भी कई चीजें हैं जो प्रकृति की देन हैं, पर वो यहां नहीं हैं। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ये चारों चीजें इंसान के किसी न किसी काम आती हैं। रेत से घर बनते हैं, पानी पिया जाता है, पत्ते दवा के काम आते हैं और कोयला आग देता है। काव्याद ने फिर इनकार किया, यह भी सही जवाब नहीं है। दुनिया की लगभग हर चीज इंसान के काम आती है। यह कोई खास गुण नहीं हुआ जो सिर्फ इन चारों में हो। कई और दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन हर जवाब अधूरा और गलत था। शहंशाह अकबर भी गहरी सोच में डूबे थे। उनकी नजरें बीरबल को खोज रही थीं, जो अब तक शांत बैठे हर चीज का बारीकी से मुआयना कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल अपनी जगह से उठे, उन चारों चीजों के पास गए। उन्होंने रेत को अपनी उंगलियों से छुआ, पानी की बूंद को गौर से देखा, सूखे पत्ते को उठाया और जलते कोयले की गर्मी महसूस की। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इसका जवाब थोड़ा गहरा है। मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय चाहिए। काव्याद ने तंज कसा, एक दिन? यह तो एक पल में हल होने वाली बात है, अगर दिमाग तेज हो तो। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जनाब, तेजी से तोड़े गए फल अक्सर कच्चे होते हैं। ज्ञान को पकने के लिए समय चाहिए होता है। अकबर ने बीरबल को एक दिन की मोहलत दे दी। दरबार इस उलझन के साथ समाप्त हो गया। बीरबल के सामने अब सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बौद्धिक प्रतिष्ठा का सवाल था। अध्याय 2, श्रेणी का रहस्य और बीरबल की खोज। दरबार से निकलकर बीरबल सीधे अपने घर नहीं गए। उन्होंने अपने घोड़े को यमुना नदी के किनारे ले जाने का हुक्म दिया। वह उन चारों वस्तुओं के सार को समझना चाहते थे, न कि सिर्फ उनके बाहरी रूप को। वह नदी के किनारे बैठकर घंटों पानी के बहाव को देखते रहे। उन्होंने देखा कि कैसे पानी किनारों की मिट्टी को काट रहा था, पत्थरों को चिकना बना रहा था और अपने साथ पेड़ों की टहनियों और पत्तों को बहाकर ले जा रहा था। पानी, यह जीवन देता है, पर यह स्वरूप भी बदलता है, उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने अपने एक सेवक को शहर के बाहर रेगिस्तान की ओर से लाई गई रेत लाने को कहा। उन्होंने उस रेत को अपने हाथ में लिया। उसके करोड़ों कण एक साथ होकर भी अलग थे। उन्होंने सोचा, रेत, यह समय का प्रतीक है। हवा के साथ मिलकर यह पूरे के पूरे टीलों का आकार बदल देती है। यह धीरे धीरे पत्थरों को घिसकर मिट्टी में बदल देती है। यह भी स्वरूप बदलती है। शाम को वह अपने बगीचे में गए। पतझड़ का मौसम था। पेड़ों से सूखे पत्ते गिर रहे थे। उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया। यह पत्ता, कभी यह हरा था, जिंदगी से भरपूर था। अब यह सूखकर टूट रहा है। लेकिन जब यह मिट्टी में मिलेगा तो खाद बनकर नए पौधों को जीवन देगा। यह मृत्यु के द्वारा जीवन का स्वरूप बदल रहा है।
रात में उन्होंने अपने कमरे में अंगीठी जलाई। जलते हुए कोयले को देखकर उनके दिमाग में बिजली कौंधी। कोयला, यह कुछ जलकर राख हो जाता है, लेकिन अपनी गर्मी से लोहे जैसी सख्त धातु को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह भोजन को कच्चे से पक्का बना देता है। यह भी स्वरूप बदलता है। बीरबल को अपना जवाब मिल गया था। यह चारों चीजें सिर्फ चीजें नहीं थीं, बल्कि परिवर्तन के कारक, एजेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। कावियाद शिराजी अपने चेहरे पर विजी मुस्कान लिए बैठा था। उसे यकीन था कि बीरबल के पास कोई जवाब नहीं होगा। अकबर ने बीरबल को जवाब देने का इशारा किया। बीरबल आगे बढ़े और उन चारों वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए बोले, शिराजी साहब, आपकी पहेली दिलचस्प है, लेकिन उसका जवाब भी उतना ही गहरा है। इन चारों वस्तुओं में जो एक समान गुण है वह यह है कि ये चारों वस्तुएं अपने मूल स्वरूप में रहकर भी दूसरों का स्वरूप पूरी तरह से बदल देने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। रेत समय और हवा के साथ मिलकर भूगोल बदल देती है। पानी चट्टानों को काट देता है और बंजर जमीन को हरा भरा कर देता है। सूखा पत्ता मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बना देता है, यानी मिट्टी का गुण बदल देता है। और जलता हुआ कोयला खुद भस्म होकर धातु जैसी कठोर चीजों का आकार और स्वरूप बदल देता है। उन्होंने निष्कर्ष दिया, इसलिए ये चारों परिवर्तन के महान कारक हैं। यही वह श्रेणी है जो इन्हें एक धागे में पिरोती है। कावियाद शिराजी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी विजी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। यह जवाब सिर्फ सही नहीं था, बल्कि दार्शनिक और असाधारण था। उसने खड़े होकर बीरबल के सम्मान में सिर झुकाया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, राजा बीरबल। आपकी बुद्धि सच में वैसी ही है जैसी हमने सुनी थी। शहंशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दरबारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बीरबल का अभिनंदन किया। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। अध्याय 3 असली पहेली। कावियाद ने अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने की कोशिश करते हुए कहा, यह तो सिर्फ पहला हिस्सा था। असली चुनौती तो अब है, पहेली। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। सुनो दरबार के बुद्धिमानों, और इस पहेली को बूझो। मैं वो हूं जो जन्म नहीं लेता, पर हर पल मरता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं, पर मैं सबसे भारी बोझ उठाता हूं। मेरा कोई मुंह नहीं, पर मैं सबसे सच्ची कहानी सुनाता हूं। मैं रोशनी में सबसे ज्यादा दिखता हूं, पर अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। बताओ मैं कौन हूं? पहेली सुनकर दरबार में फिर से खामोशी छा गई। यह पहेली पिछली चुनौती से कहीं ज्यादा जटिल और उलझी हुई थी। हर पंक्ति विरोधाभासी लग रही थी। जन्म नहीं लेता, पर हर पल मरता है। बिना शरीर के भारी बोझ, बिना मुंह के सच्ची कहानी, और सबसे अजीब, रोशनी में दिखता है पर अंधेरे में भी साथ नहीं छोड़ता। मुल्ला दो प्याजा ने फौरन कहा, यह तो वक्त है। वक्त जन्म नहीं लेता और हर पल गुजरकर मर जाता है। कावियाद ने कहा, यह कुछ हद तक सही है मुल्ला जी, लेकिन वक्त भारी बोझ कैसे उठाता है? और रोशनी और अंधेरे वाली बात वक्त पर पूरी तरह लागू नहीं होती। एक और दरबारी बोला, यह विचार या सोच हो सकती है। सोच बोझ उठा सकती है, कावियाद ने माना, लेकिन वह हमेशा सच्ची कहानी नहीं सुनाती। और अंधेरे में साथ छोड़ भी सकती है, जब इंसान सो जाता है। एक एक करके कई जवाब दिए गए। ज्ञान, आत्मा,
याददाश्त, लेकिन कोई भी जवाब पहेली की चारों पंक्तियों पर खरा नहीं उतर रहा था। खासकर आखिरी पंक्ति सबसे बड़ी बाधा थी। ऐसी क्या चीज है जो रोशनी में दिखती है पर अंधेरे में भी रहती है? शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में इस बार उलझन थी। वह भी गहरी सोच में डूबे थे। बीरबल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह पहेली साधारण नहीं है। इसका उत्तर किसी एक शब्द में नहीं छिपा है। यह जीवन के किसी गहरे सत्य की ओर इशारा कर रही है। मुझे इसकी तह तक जाने के लिए 7 दिन का समय चाहिए। कावियाद मुस्कुराया। उसे लगा कि उसने आखिरकार बीरबल को फंसा ही लिया। ठीक है, राजा बीरबल, आपके पास 7 दिन हैं। 7 दिन बाद या तो आपके पास जवाब होगा या हिंदुस्तान हमारी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करेगा। अकबर ने बीरबल को 7 दिन की मोहलत दे दी। बीरबल के लिए यह एक सप्ताह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बौद्धिक यात्रा बनने वाला था। अध्याय 4, एक उलझा हुआ मामला और एक कलाकार। पहले 3 दिन बीरबल ने पहेली पर बहुत विचार किया। वह हर कोण से उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। जन्म नहीं लेता पर हर पल मरता है, यह पंक्ति उन्हें वर्तमान की ओर ले जाती, जो पैदा होते ही भूतकाल बन जाता है। भारी बोझ उठाता है, यह पंक्ति जिम्मेदारी या अतीत के बोझ की ओर इशारा करती। सच्ची कहानी सुनाता है, यह अनुभव या इतिहास हो सकता था। लेकिन चौथी पंक्ति, रोशनी में सबसे ज्यादा दिखता हूं पर अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, सब कुछ उलझा देती थी। रोशनी में दिखने वाली चीज तो परछाई होती है। परछाई जन्म नहीं लेती, वह वस्तु के होने से बनती है। लेकिन वह हर पल मरती नहीं। वह बोझ नहीं उठाती। और सबसे बड़ी बात, वह तो अंधेरे में गायब हो जाती है, साथ नहीं छोड़ती। तो जवाब परछाई नहीं हो सकता था। बीरबल को महसूस हुआ कि वह कहीं अटक गए हैं। वह समझ गए कि इस पहेली का जवाब सिर्फ पुस्तकालय में या एकांत में बैठकर सोचने से नहीं मिलेगा। इसका जवाब जिंदगी के बीच, लोगों के बीच मिलेगा। इसी दौरान बीरबल के पास एक और मामला आया। शहर का कोतवाल इनायत खान एक युवा चित्रकार फरहाद को पकड़कर लाया था। फरहाद पर इल्जाम था कि उसने शाही खजाने के लिए बनाई गई एक पेंटिंग की हूबहू नकल बनाकर उसे बाजार में बेच दिया है, जो एक संगीन जुर्म था। फरहाद आगरा का सबसे प्रतिभाशाली युवा चित्रकार था। उसकी कूची में जादू था। लेकिन इस वक्त वह डरासहमा चुपचाप खड़ा था। बीरबल ने उस पर लगे इल्जामों को सुना। कोतवाल ने 2 पेंटिंग्स पेश कीं। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। बीरबल ने फरहाद से पूछा, बेटा, क्या यह सच है? क्या तुमने शाही पेंटिंग की नकल की? फरहाद की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी चुप्पी को कोतवाल ने उसका इकबाल-ए-जुर्म, अपराध की स्वीकृति बताया। बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने दोनों पेंटिंग्स को बहुत गौर से देखा। एक आम आंख के लिए उनमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन बीरबल की पारखी नजरें कुछ और ही देख रही थीं। उन्होंने देखा कि एक पेंटिंग में रंगों में जो गहराई, जो आत्मा थी, वह दूसरी में नहीं थी। दूसरी पेंटिंग सिर्फ एक बेजान नकल थी। फरहाद, बीरबल ने नर्म आवाज में कहा, डरो मत। मुझे सच बताओ, इनमें से असली कौन सी है और नकली कौन सी? और अगर तुमने नकल नहीं बनाई तो यह दूसरी पेंटिंग कहां से आई? फरहाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैंने कोई नकल नहीं बनाई। यह दोनों पेंटिंग्स मेरी ही हैं। लेकिन एक मैंने दिल से बनाई थी और दूसरी
दूसरी मैंने डर से बनाई थी। यह एक अजीब जवाब था। बीरबल ने उसे पूरी बात बताने को कहा। फरहाद ने बताया, कोतवाल इनायत खान साहब ने मुझे शाही काम दिलवाया था, लेकिन बदले में वह मुझसे मेरे मुनाफे का आधा हिस्सा मांगते थे। मैंने देने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने मुझे धमकी दी कि वह मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती वैसी ही एक और पेंटिंग बनवाई और कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मेरे पूरे परिवार को झूठे इल्जाम में फंसा देंगे। मैं डर गया था, हुजूर। मैंने डर के मारे यह गुनाह किया। अब बीरबल को पूरी कहानी समझ में आ गई। यह भ्रष्टाचार का मामला था जिसमें एक मासूम कलाकार को फंसाया जा रहा था। बीरबल फरहाद की कहानी सुन रहे थे, लेकिन अचानक उनके दिमाग में वह पहेली कौंध गई। फरहाद के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, एक मैंने दिल से बनाई थी और दूसरी डर से। दिल से बनाई चीज और डर से बनाई चीज। और तभी बीरबल की आंखों के सामने पहेली का रहस्य परत दर परत खुलने लगा। अध्याय 5, पहेली और जिंदगी का संगम। बीरबल ने कोतवाल इनायत खान को हिरासत में लेने का हुक्म दिया और फरहाद को अपने साथ ले गए। उन्होंने फरहाद से कहा, तुम्हारे मामले का फैसला दरबार में होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। बीरबल फरहाद को लेकर अपने अध्ययन कक्ष में आए। उन्होंने मेज पर रखे पहेली वाले कागज की ओर इशारा किया। फरहाद, तुम एक कलाकार हो। तुम आत्मा और भावना को रंगों में उतारते हो। इस पहेली को पढ़ो और मुझे बताओ, एक कलाकार के तौर पर तुम इसे कैसे समझते हो। फरहाद ने पहेली को पढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह इन शब्दों को किसी और ही स्तर पर समझ रहा हो। हुजूर, उसने धीरे से कहा, यह पहेली किसी चीज के बारे में नहीं है। यह इंसान के अंदर की एक अवस्था के बारे में है। बीरबल ने उत्सुकता से कहा, और समझाओ। फरहाद बोला, मैं वो हूं जो जन्म नहीं लेता पर हर पल मरता हूं। यह इंसान का ज़मीर, कॉन्शियंस है। ज़मीर पैदा नहीं होता, वह इंसान के साथ ही होता है। लेकिन हर गलत फैसले के साथ, हर गुनाह के साथ वह थोड़ा थोड़ा मरता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। फरहाद ने आगे कहा, मेरा कोई शरीर नहीं, पर मैं सबसे भारी बोझ उठाता हूं। जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारे ज़मीर का बोझ दुनिया के हर बोझ से भारी होता है। यह हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। मेरा कोई मुंह नहीं, पर मैं सबसे सच्ची कहानी सुनाता हूं। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर हमें हमेशा हमारी सच्चाई बताता है। रात के सन्नाटे में वह हमें हमारी असली कहानी सुनाता है। अब आखिरी और सबसे मुश्किल पंक्ति बची थी। मैं रोशनी में सबसे ज्यादा दिखता हूं, पर अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। फरहाद की आवाज में एक दर्द उभर आया। हुजूर, यही तो मेरे साथ हुआ। रोशनी का मतलब है जब सब कुछ अच्छा हो, जब हम सही रास्ते पर हों। तब हमारा चरित्र, कैरेक्टर, हमारी पहचान बनकर दुनिया के सामने चमकता है, जैसे धूप में हमारी परछाई। लोग हमारे अच्छे कामों को देखते हैं, हमारी कला को सराहते हैं। यह हमारा प्रकाशमान रूप है। और अंधेरा? बीरबल ने धीरे से पूछा। अंधेरा है डर, मजबूरी, मुश्किल वक्त, फरहाद ने कहा। जब कोतवाल ने मुझे डराया तो मैं अंधेरे में चला गया। मेरी हिम्मत, मेरी सच्चाई, सब कुछ धुंधला गया। दुनिया के लिए शायद मेरी परछाई, यानी मेरा अच्छा नाम, खो गई थी। लेकिन उस अंधेरे में भी मेरा ज़मीर, मेरा असली चरित्र मेरे साथ था। वह मुझे हर पल कचोट रहा था कि मैं गलत कर रहा हूं। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वह अंधेरे में भी मेरे अंदर मौजूद था, भले ही किसी को दिख नहीं रहा था।
बीरबल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्हें अपना जवाब मिल गया था, और यह जवाब किसी एक शब्द में नहीं था। यह एक गहरी जीवन की सच्चाई थी। पहेली का जवाब परछाई था, लेकिन सिर्फ भौतिक परछाई नहीं। यह इंसान की आंतरिक परछाई थी, उसका चरित्र, उसका ज़मीर, उसका असली स्व। अध्याय 6 दरबार में पहेली का अनावरण। 7वां दिन आ गया। दीवाने कास खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। कावियाद शिराजी को पूरा यकीन था कि आज उसकी जीत होगी। बीरबल शांत भाव से शहंशाह के सामने आए। उनके साथ युवा चित्रकार फरहाद भी था। बीरबल, क्या तुम उस पहेली को बूझ पाए? अकबर ने पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं बूझ पाया। लेकिन इस पहेली के 2 जवाब हैं, एक शाब्दिक और एक वास्तविक। मैं दोनों आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बीरबल ने कावियाद की ओर देखकर कहा, शिराजी साहब, आपकी पहेली का पहला, सीधा और शाब्दिक जवाब है परछाई, शैडो। मुल्ला दो प्याजा हंसे, यह तो हम पहले ही जानते थे। लेकिन परछाई तो अंधेरे में गायब हो जाती है। यहीं पर आपकी समझ अधूरी रह गई मुल्ला जी, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। पहेली कहती है, अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। यह नहीं कहती कि अंधेरे में भी दिखाई देता हूं। जब अंधेरा होता है तो परछाई गायब नहीं होती, वह बस वस्तु के साथ एकाकार हो जाती है। वह अदृश्य रूप में भी हमारे साथ ही रहती है। जैसे ही रोशनी वापस आती है, वह फिर से प्रकट हो जाती है। तो तकनीकी रूप से वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और चतुर व्याख्या थी, जिसने कावियाद को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। पर यह तो सिर्फ शब्दों का खेल है, जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज गंभीर करते हुए कहा। इस पहेली का असली और गहरा जवाब कुछ और है। इसका असली जवाब है इंसान का चरित्र या उसका ज़मीर, कैरेक्टर और कॉन्शियंस। फिर बीरबल ने पहेली की हर पंक्ति को फरहाद की कहानी से जोड़कर समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे इंसान का चरित्र जन्म नहीं लेता, बल्कि उसके साथ होता है। कैसे गुनाह का बोझ किसी भी शारीरिक बोझ से भारी होता है। कैसे ज़मीर बिना मुंह के हमें हमारी सच्चाई का आईना दिखाता है। और जब वह आखिरी पंक्ति पर आए तो उन्होंने फरहाद की ओर इशारा किया। और आखिरी पंक्ति, मैं रोशनी में सबसे ज्यादा दिखता हूं, पर अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जहांपनाह, जब इंसान नेक और ईमानदार होता है तो उसका चरित्र रोशनी में होता है और दुनिया उसे एक साफ परछाई की तरह देखती है, उसके अच्छे कामों को पहचानती है। लेकिन जब उस पर अंधेरा आता है, यानी मुसीबत, डर या मजबूरी, तो भले ही दुनिया को उसका अच्छा चरित्र दिखना बंद हो जाए, लेकिन उसका ज़मीर, उसकी आंतरिक परछाई, उसका साथ नहीं छोड़ती। वह अंदर ही अंदर उसे सहीकलत का एहसास कराती रहती है। उन्होंने फरहाद और कोतवाल इनायत खान का पूरा किस्सा दरबार के सामने बयान कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे फरहाद का ज़मीर अंधेरे में भी उसके साथ था और आखिरकार उसी ने उसे सच बोलने की हिम्मत दी। पूरी कहानी सुनकर दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक पहेली का हल नहीं था, यह न्याय और नैतिकता का एक शक्तिशाली पाठ था। कावियाद शिराजी अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में अब गर्व नहीं, बल्कि सम्मान और प्रशंसा के आंसू थे। वह बीरबल के पास आया और बोला, राजा बीरबल, आज आपने मुझे हरा दिया। लेकिन यह ऐसी हार है जिस पर मुझे गर्व है। हम समरकंद में शब्दों और ज्ञान की पहेलियां सुलझाते हैं, लेकिन आपने जीवन की पहेली को सुलझाकर दिखा दिया है। असली ज्ञान किताबों में नहीं, इंसान को समझने में है। मैं शहंशाह अकबर और हिंदुस्तान की इस धरती को सलाम करता हूँ।
जहां आप जैसे हीरे मौजूद हैं। अध्याय 7 न्याय और बुद्धिमत्ता का उत्सव। शहंशाह अकबर का चेहरा न्याय के संतोष से दमक रहा था। उन्होंने फैसला सुनाया। कोतवाल इनायत खान को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया और भ्रष्टाचार एवं एक बेगुनाह को प्रताड़ित करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। युवा चित्रकार फरहाद को बाइज्जत बरी कर दिया गया। शहंशाह ने उसकी दिल से बनाई असली पेंटिंग को शाही खजाने के लिए खरीदा और उसे मुहमांगा इनाम दिया। साथ ही उसे शाही चित्रकार के पद पर नियुक्त किया ताकि वह बिना किसी डर के अपनी कला को निखार सके। उस दिन के बाद फरहाद की कला में और भी ज्यादा गहराई और सच्चाई आ गई, क्योंकि अब वह किसी डर के अंधेरे में नहीं बल्कि न्याय की रोशनी में जी रहा था। शाम को जब अकबर और बीरबल महल के झरोखे में बैठे थे तो अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ सल्तनत की इज्जत नहीं बचाई बल्कि मुझे एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। कौन सा सबक जहांपनाह? बीरबल ने पूछा। यही कि एक शासक का काम सिर्फ देश चलाना नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उसकी प्रजा का चरित्र और ज़मीर हमेशा रोशन रहे। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कोई फरहाद किसी इनायत खान के अंधेरे का शिकार न बने। हर इंसान को अपनी आंतरिक परछाई के साथ सम्मान से जीने का हक है। बीरबल मुस्कुराए। आपने बिल्कुल सही फरमाया, आलमपना। जब तक न्याय की रोशनी है तब तक हर इंसान का चरित्र उसकी सबसे मजबूत परछाई बनकर उसके साथ चलता है। दूर डूबते सूरज की रोशनी में आगरा के किले की विशाल परछाई यमुना नदी पर पड़ रही थी। यह परछाई सिर्फ एक इमारत की नहीं थी बल्कि मुगल सल्तनत के उस दौर के न्याय, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की प्रतीक थी जिसे अकबर और बीरबल जैसे लोगों ने मिलकर बनाया था। और उस कहानी में श्रेणी और पहेली सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन को समझने के दो शक्तिशाली माध्यम बनकर हमेशा के लिए अमर। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की कहानी, गायब परछाई का राज। लगभग शब्दों में। गायब परछाई का राज। अध्याय 1 दरबार में एक अविश्वसनीय खबर। आगरा शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ एक नई सुबह का स्वागत कर रहा था। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर मुगल सल्तनत की धड़कन था। सूरज की पहली किरणें लाल किले के संगमरमरी गुंबदों और मीनारों को सुनहरा कर रही थीं और शहर की गलियों में धीरे धीरे जिंदगी की चहल पहल शुरू हो रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान-ए-आम में विराजमान थे। उनका दरबार खचाखच भरा हुआ था। देश के कोने कोने से आए सूबेदार, मनसबदार, अमीर उमरा और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अनुशासित ढंग से बैठे थे। हवा में गुलाब जल और इत्र की महक घुली हुई थी। शहंशाह का चेहरा शांत और गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में एक खास चमक थी जो उनकी जिज्ञासु और न्यायप्रिय प्रवृत्ति का प्रतीक थी। दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी। कहीं से लगान का हिसाब किताब पेश हो रहा था तो कहीं किसी सूबे की फतेह की खबर सुनाई जा रही थी। शहंशाह अकबर हर मामले को ध्यान से सुनते और अपने मंत्रियों से सलाह-मशविरा करके फैसले सुनाते। उनके नवरत्नों में से एक, राजा बीरबल, हमेशा की तरह शहंशाह के दाहिनी ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान थी और उनकी आंखें हर छोटी बड़ी घटना का बारीकी से विश्लेषण कर रही थीं। तभी दरबार का मुख्य द्वारपाल हांफता हुआ अंदर आया। उसकी पगड़ी थोड़ी तिरछी थी और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने शहंशाह के सामने झुककर सलाम किया और कांपती हुई आवाज में बोला, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन शहर में एक अजीबोगरीब घटना घटी है जिसने पूरी अवाम को हैरत और खौफ में डाल दिया है। शहंशाह अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इतने घबराए हुए हो? साफ साफ बताओ। द्वारपाल ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह,
मीना बाजार के पास एक आदमी देखा गया है जिसकी कोई परछाई नहीं है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कानाफूसी का शोर गूंज उठा। बिना परछाई का आदमी? यह कैसे मुमकिन था? यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। कुछ दरबारियों के चेहरे पर अविश्वास था तो कुछ के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से हमेशा ईर्ष्या करते थे, तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पनाह, यह जरूर कोई शैतानी ताकत का काम है, या फिर यह सल्तनत पर आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का इशारा है। बिना साए का इंसान तो बस कहानियों में होता है। हमें फौरन उस मनहूस शख्स को पकड़कर कैद कर लेना चाहिए, इससे पहले कि उसकी मनहूसियत पूरे आगरा पर छा जाए। कई और दरबारियों ने मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाई। किसी ने इसे जादू टोना बताया तो किसी ने इसे खुदा का कह। माहौल में एक अजीब सा तनाव और वहन घुल गया था। शहंशाह अकबर एक प्रगतिशील सोच के शासक थे। वह ऐसी बातों पर आसानी से यकीन नहीं करते थे, लेकिन खबर इतनी अविश्वसनीय थी कि उनकी भी पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाईं, जो अब तक शांत बैठे सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने पूछा, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ऐसा होना संभव है? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को आदाब किया और फिर शांत स्वर में बोले, आलमपनाह, इस दुनिया में हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। सूरज की रोशनी में खड़ी हर वस्तु की परछाई बनती है, यह प्रकृति का नियम है। अगर किसी की परछाई नहीं दिख रही है तो इसके पीछे या तो कोई बहुत बड़ा धोखा है या फिर कोई ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जिसे हमारी आंखें पकड़ नहीं पा रही हैं। बिना जांच पड़ताल के किसी नतीजे पर पहुंचना अक्लमंदी नहीं होगी। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि वह आदमी हवा में खड़ा है, या सूरज उससे डरकर अपनी रोशनी हटा लेता है? बीरबल, यह तुम्हारी चतुराई की सीमा से बाहर का मामला है। यह रूहानी मामला है। बीरबल मुस्कुराए। मुल्ला जी, रूह और जिस्म की बातें बाद में करेंगे। पहले अपनी आंखों से उस नजारे को देखना जरूरी है। हुक्म हो जहां पनाह, तो मैं खुद जाकर इस गायब परछाई के राज को जानने की कोशिश करना चाहूंगा। शहंशाह अकबर को बीरबल की बात में वजन लगा। वह जानते थे कि बीरबल किसी भी मामले की तह तक जाए बिना हार नहीं मानते। उन्होंने फरमान सुनाया, ठीक है बीरबल, तुम्हें इस मामले की जांच की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। जाओ और पता लगाओ कि यह माजरा क्या है। क्या यह कोई धोखा है, कोई जादू है, या कोई साजिश? सल्तनत की अवाम का खौफ दूर होना चाहिए। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। बीरबल ने सिर झुकाकर हुक्म कबूल किया। दरबार में बैठे लोग अब उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल इस असंभव सी लगने वाली पहेली को कैसे सुलझाते हैं। बीरबल के लिए यह सिर्फ एक मामला नहीं था, बल्कि उनकी बुद्धि और तर्क की एक और परीक्षा थी। अध्याय 2, रहस्यमयी छायाहीन से पहली मुलाकात। दरबार से निकलकर बीरबल ने सबसे पहले अपने वेशभूषा बदली। उन्होंने एक आम नागरिक का लिबास पहना ताकि भीड़ में आसानी से घुल मिल सकें और लोग उन्हें पहचानकर अपना व्यवहार न बदलें। उन्होंने अपने 2 सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को भी सादे कपड़ों में साथ चलने का इशारा किया। वह मीना बाजार की ओर चल पड़े। दोपहर का वक्त था और सूरज सिर पर चमक रहा था। गर्मी तेज थी और हर इंसान, हर जानवर, हर दुकान, हर पेड़ की एक गहरी और साफ परछाई जमीन पर बन रही थी। बीरबल सोचते जा रहे थे, ऐसे तेज घाम में परछाई का गायब होना, यह तो और भी ज्यादा नामुमकिन लगता है।
जैसे ही वह मीना बाजार के चौक पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक जगह पर काफी भीड़ जमा है। लोग एक घेरा बनाकर खड़े थे और हैरत से कुछ देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर, आश्चर्य और जिज्ञासा के मिलेजुले भाव थे। बीरबल समझ गए कि वह सही जगह पहुंच गए हैं। वह तुम्हारा नाम माधव है? उस आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। तुम्हारी परछाई कहाँ है, माधव? बीरबल ने सीधा सवाल किया। माधव के होठों पर एक फीकी, दर्द भरी मुस्कान आई। उसने कहा, परछाई तो उसकी होती है जिसका कोई वजूद हो। जिसका वजूद ही छीन लिया गया हो, उसकी परछाई कैसी? यह जवाब किसी पहेली जैसा था। यह कोई सीधा साधा मामला नहीं था। बीरबल समझ गए कि इस रहस्य की जड़ें गहरी हैं। यह सिर्फ आंखों का धोखा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई कहानी छुपी है। बीरबल ने उसके पैरों के पास की जमीन को गौर से देखा। जमीन पक्की और धूल भरी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो परछाई को छुपा सके। उन्होंने चारों ओर घूमकर हर कोण से उसे देखा, लेकिन नतीजा वही रहा, माधव की कोई परछाई नहीं थी। तुम्हें किसने यहां खड़ा किया है? या तुम अपनी मर्जी से खड़े हो? बीरबल ने अगला सवाल दागा। माधव चुप रहा। उसने अपनी नजरें झुका लीं। बीरबल ने और जोर नहीं दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह आदमी डरा हुआ है या किसी गहरे सदमे में है। भीड़ के सामने उससे कुछ भी उगलवाना मुश्किल होगा। उन्होंने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि माधव पर नजर रखें, लेकिन उसे परेशान न करें। बीरबल वहां से हटकर पास की एक मिठाई की दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गए। उन्होंने दुकानदार से बात शुरू की। काका, यह माधव को कब से जानते हैं आप? दुकानदार, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ने कहा। बेटा, माधव को तो मैं बचपन से जानता हूँ। बहुत ही भला और मेहनती लड़का था। उसके पिता एक कवि थे, लेकिन करीबी में ही गुजर गए। माधव ने बड़ी मेहनत से जड़ी बूटियों की एक छोटी सी दुकान खड़ी की थी। लोग उसे कवि का बेटा कहकर बुलाते थे। वह खुद भी अच्छी कविताएं लिखता था। तो फिर उसकी दुकान क्यों बंद हो गई? बीरबल ने पूछा। दुकानदार की आवाज में अफसोस भर गया। किस्मत की मार, बेटा। शहर के सबसे बड़े सूदखोर सेठ धर्मपाल से उसने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ कर्ज लिया था। वह कर्ज ऐसा मकड़जाल साबित हुआ कि माधव उसमें फंसता ही चला गया। सेठ ने ब्याज पर ब्याज लगाकर रकम इतनी बढ़ा दी कि माधव अपनी दुकान बेचकर भी उसे चुका नहीं पाया। आखिर में सेठ ने उसकी दुकान पर भी कब्जा कर लिया। यह एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी थी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। यह सेठ धर्मपाल कौन है? अरे, उसे कौन नहीं जानता, दुकानदार ने घृणा से कहा। वह जाहिर में बड़ा धर्मात्मा बनता है, मंदिर बनवाता है, दान देता है, लेकिन अंदर से जहरीला सांप है। न जाने कितने माधव जैसे लोगों की जिंदगियां उसने बर्बाद की हैं। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोई उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। बीरबल ने सारी जानकारी अपने दिमाग में सहेज ली। एक कवि का बेटा, एक बर्बाद दुकानदार, एक जालिम सूदखोर और एक गायब परछाई। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ रही थीं, लेकिन तस्वीर अभी भी धुंधली थी। परछाई का गायब होना अभी भी एक अनसुलझी गुत्थी थी। उन्होंने तय किया कि अब उनका अगला कदम सेठ धर्मपाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होगा। लेकिन उससे पहले उन्हें यह समझना था कि परछाई को गायब करने का यह करतब आखिर किया कैसे जा रहा है। यह कोई अलौकिक घटना नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई तरकीब है, कोई बहुत ही शातिर तरकीब। सूरज अब पश्चिम की ओर ढलने लगा था। जैसे जैसे सूरज का कोण बदला,
परछाइयां लंबी होने लगीं। बीरबल ने देखा कि माधव अभी भी उसी जगह पर खड़ा है। उन्होंने सोचा, क्या शाम होने पर या रात में भी उसकी परछाई नहीं बनती, या यह करतब सिर्फ तेज धूप के लिए है। उन्होंने उस दिन की जांच वहीं समाप्त करने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर उस जगह का मुआयना किया। उनकी तेज नजरें कुछ खोज रही थीं, कोई ऐसा सुराग जो सबसे छिपा हो। और तभी उनकी नजर एक बहुत ही मामूली सी चीज पर पड़ी, जिसे बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया था। माधव जहां खड़ा था, उसके ठीक पीछे लगभग 10 कदम की दूरी पर एक इमारत की छत पर लगी लोहे की एक पतली छड़ थी। सूरज की बदलती दिशा के साथ उस छड़ की परछाई भी घूम रही थी। बीरबल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। क्या यह मुमकिन है? उन्होंने अपनी सोच को वहीं रोका। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। वह चुपचाप वहां से लौट आए, लेकिन उनका दिमाग किसी तूफान की तरह चल रहा था। एक तरफ माधव की दर्द भरी कहानी थी और दूसरी तरफ परछाई का भौतिक रहस्य। बीरबल जानते थे कि इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। अध्याय 3 सेठ धर्मपाल का जाल। अगली सुबह बीरबल ने एक ज्योतिषी का भेष बनाया। माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक पोथी लेकर वह सेठ धर्मपाल की हवेली की ओर चल पड़े। वह जानते थे कि धर्मपाल जैसे लोग जो बाहर से खुद को बड़ा धार्मिक दिखाते हैं, अक्सर ज्योतिषियों और पंडितों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं। सेठ धर्मपाल की हवेली शहर के सबसे अमीर इलाके में थी। वह किसी महल से कम नहीं थी। ऊंचे दरवाजे पर हथियारबंद पहरेदार तैनात थे। बीरबल ने पहरेदारों से कहा, मैं त्रिकालदर्शी पंडित वासुदेव हूं। मैं तुम्हारे सेठ का भविष्य बताने आया हूं। जाओ, उनसे कहो कि ग्रहों की एक खास दशा बन रही है, जिसका लाभ उठाकर वह अपनी दौलत दोगुनी कर सकते हैं। पहरेदार दौलत का नाम सुनकर लालच में आ गया। वह अंदर गया और कुछ ही देर में वापस आकर बीरबल को अदब से अंदर ले गया। सेठ धर्मपाल अपने भव्य दीवान खाने में एक मखमली गद्दे पर बैठा था। वह मोटा, ठिगना और चालाक आंखों वाला व्यक्ति था। उसके चारों ओर दौलत और ऐशो आराम का दिखावा था। उसने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तो तुम हो वह पंडित जो मेरा भविष्य जानते हो? बीरबल ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, मैं सिर्फ भविष्य नहीं, भूत और वर्तमान भी देख सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपके सितारे बुलंदी पर हैं, लेकिन राहु की एक काली छाया भी मंडरा रही है। अगर समय रहते उसका निवारण नहीं किया गया तो आपकी सारी धन संपत्ति और इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। यह सुनकर सेठ थोड़ा घबरा गया। कैसी काली छाया, पंडित जी? मैंने तो हमेशा धर्म कर्म का काम किया है। बीरबल ने अपनी आंखें बंद करने का नाटक किया और फिर बोले, मैं देख रहा हूं किसी की बद्दुआ, किसी मजलूम की आह आपके पीछे पड़ी है। हाल ही में आपने किसी को बहुत सताया है, किसी की रोजी रोटी छीनी है, किसी का घर उजाड़ा है। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पंडित जी, व्यापार में यह सब तो चलता रहता है। लेन देन में किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान। यह सिर्फ लेन देन नहीं है, सेठ, बीरबल ने अपनी आवाज थोड़ी सख्त की। यह अन्याय है। आपने एक माधव नाम के युवक को बर्बाद कर दिया है। उसकी दुकान, उसका घर, सब कुछ हड़प लिया। वह आज सड़क पर आ गया है। धर्मपाल अब समझ गया कि यह कोई आम ज्योतिषी नहीं है। वह बौखला गया। कौन हो तुम? और तुम्हें यह सब कैसे पता? उस कंगले माधव की वकालत करने आए हो? जानते नहीं मैं कौन हूं?
बीरबल अपनी असली आवाज में लौटे और मुस्कुराए। मैं वही हूँ, सेठ धर्मपाल, जो न्याय को उसकी सही जगह पहुंचाता है। शहंशाह अकबर के हुक्म से मैं गायब परछाई वाले मामले की जांच कर रहा हूँ और सारे तार तुमसे जुड़ रहे हैं। यह सुनते ही सेठ धर्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल का नाम ही काफी था किसी भी अपराधी के होश उड़ाने के लिए। वह तुरंत बीरबल के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन उस परछाई वाले मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूं कि वह ऐसा कैसे कर रहा है। बीरबल जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने उसे उठाकर कहा, धर्मपाल, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो सच सच सब कुछ बता दो तो शायद शहंशाह तुम्हारी सजा कुछ कम कर दें, या फिर झूठ बोलते रहो और ऐसी सजा के लिए तैयार हो जाओ जिसे तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मौत के डर से धर्मपाल कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। हुजूर, उसने हकलाते हुए कहा, माधव को बर्बाद करने वाला मैं ही हूं। वह एक स्वाभिमानी लड़का था। उसने मुझसे कर्ज लिया था, लेकिन जब मैंने उस पर नाजायज ब्याज लगाया तो उसने मेरा विरोध किया। उसने कहा कि वह शहंशाह के दरबार में मेरे खिलाफ फरियाद करेगा। मुझे डर था कि अगर मेरी करतूतें खुल गईं तो मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। इसलिए मैंने उसे पूरी तरह से तोड़ने का फैसला किया। मैंने उसके दोस्तों को खरीद लिया, उसके ग्राहकों को भड़का दिया और आखिर में झूठे दस्तावेज दिखाकर उसकी दुकान भी छीन ली। वह हर जगह से हार गया। वह समाज में अकेला पड़ गया। लोग उससे बात करने से भी डरने लगे। वह एक जीता जागता इंसान होते हुए भी सबके लिए अदृश्य हो गया था, एक परछाई की तरह जिसका अपना कोई वजूद न हो। बीरबल ने पूछा, तो यह बिना परछाई का नाटक किसका विचार था? धर्मपाल ने सिर झुका लिया। यह विचार भी मेरा ही था हुजूर। जब माधव पूरी तरह टूट गया तो एक दिन वह मेरे पास आया और गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि मैं उसे उसका वजूद लौटा दूं। तभी मेरे शैतानी दिमाग में यह ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों न उसकी इस अदृश्य हालत का इस्तेमाल करके पूरे शहर में खौफ और सनसनी फैलाई जाए। इससे लोगों का ध्यान मेरी काली करतूतों से हटकर इस अजीब घटना पर चला जाएगा। लेकिन यह किया कैसे? परछाई गायब कैसे हुई? बीरबल ने मुख्य सवाल पूछा। धर्मपाल ने बताया, हुजूर, इसमें मेरा एक पुराना साथी शामिल है जो हाथ की सफाई और नजरबंदी के खेल में माहिर है। उसका नाम है जादूगर अद्भुत। उसने आगे बताया कि जादूगर अद्भुत ने ही यह तरकीब निकाली थी। उसने मीना बाजार के चौक का महीनों तक अध्ययन किया था। उसने पता लगाया कि दोपहर के ठीक 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच जब सूरज लगभग सिर पर होता है तो चौक के पीछे वाली इमारत की छत पर लगी एक कांस लोहे की छड़ की पतली सी परछाई ठीक उस जगह पर पड़ती है जहां माधव को खड़ा किया गया था। वह परछाई इतनी पतली और हल्की होती है कि धूल भरी जमीन पर नजर नहीं आती। जादूगर ने माधव को काले गहरे रंग के कपड़े पहनने को कहा जो रोशनी को सोख लेते हैं। और सबसे बड़ी चालाकी यह थी कि उसने माधव के जूतों के नीचे एक बहुत ही पतला काले रंग का फीता सिल दिया था। जब माधव खड़ा होता तो वह फीता जमीन पर बिछ जाता, ठीक उसी जगह जहां इंसान की छोटी सी परछाई बननी चाहिए। वह काला फीता और इमारत की छड़ की हल्की परछाई मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करते थे कि लगता था माधव की कोई परछाई है ही नहीं। बीरबल सब कुछ समझ गए। यह विज्ञान, मनोविज्ञान और धोखे का एक मिलाजुला खेल था। माधव को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। माधव इसमें शामिल होने के लिए कैसे तैयार हुआ? बीरबल ने पूछा। मैंने उसे लालच दिया था, धर्मपाल ने कबूल किया।
मैंने उससे कहा कि अगर वह यह नाटक करेगा तो मैं उसे इतने पैसे दूंगा कि वह दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सके। वह बेचारा हर तरफ से हार चुका। उसने सोचा कि शायद यही एक तरीका है अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने का, लोगों की नजरों में आने का, भले ही एक अजीबोगरीब तरीके से ही सही। अब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। यह किसी जिन्न या शैतान का काम नहीं था, बल्कि इंसान की क्रूरता, लालच और एक मजलूम की बेबसी का नतीजा था। बीरबल ने सेठ धर्मपाल को अपने सिपाहियों के हवाले किया और उसे कैद करने का हुक्म दिया। अब वक्त था इस पूरे राज को शहंशाह और पूरी दुनिया के सामने खोलने का। अध्याय 4 दरबार में राज का पर्दाफाश। अगले दिन शहंशाह अकबर का दरबार एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। आज माहौल में एक खास उत्सुकता थी। सबको पता था कि आज बीरबल गायब परछाई के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। 3 दिन की मोहलत का आज आखिरी दिन था। मुल्ला दो प्याजा और उनके समर्थक अब भी यही मान रहे थे कि बीरबल नाकाम लौटेंगे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, देखना, आज बीरबल की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। यह जिन्नात का मामला है, इंसानी अक्ल से परे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उनके पीछे पीछे सिपाही सेठ धर्मपाल को हथकड़ियों में जकड़े हुए और डरे समय माधव को लेकर आए। शहंशाह अकबर ने अपनी गद्दी से पूछा, बीरबल, क्या तुम उस राज को सुलझा पाए? क्या है इस बिना परछाई वाले इंसान की हकीकत? बीरबल ने झुककर आदाब किया और कहा, आलमपनाह, मैं न सिर्फ उस राज को सुलझा पाया हूँ, बल्कि उसके पीछे छुपे एक बड़े गुनाह को भी बेनकाब कर लाया हूँ। लेकिन इस राज को बताने से पहले मैं इसे आपके और पूरे दरबार के सामने करके दिखाना चाहूंगा। बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर दरबार के खुले आंगन में चलने का अनुरोध किया, जहां तेज धूप थी। सब लोग बाहर आ गए। बीरबल ने माधव को आंगन के बीचों बीच खड़ा कर दिया। दोपहर का वक्त था। सूरज सिर पर था और जैसा कि सबने उम्मीद की थी, माधव की कोई परछाई जमीन पर नहीं दिख रही थी। दरबारियों में फिर से हैरत और डर की लहर दौड़ गई। मुल्ला दो प्याजा चिल्लाए, देखा जहांपना, यह साफ साफ जादू टोना है। बीरबल मुस्कुराए, मुल्ला जी, सब्र रखिए। जिसे आप जादू समझ रहे हैं वह सिर्फ नजरों का धोखा है। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही एक लंबी पतली लकड़ी लेकर आया। बीरबल ने उस लकड़ी को माधव के ठीक बगल में जमीन पर गाड़ दिया। सबने हैरत से देखा कि उस लकड़ी की एक बहुत ही महीन और हल्की सी परछाई जमीन पर बन रही थी। जहांपनाह, बीरबल ने समझाया, जब सूरज ठीक सिर पर होता है तो किसी भी सीधी खड़ी चीज की परछाई बहुत छोटी हो जाती है और ठीक उसके पैरों के नीचे सिमट जाती है। वह इतनी छोटी होती है कि आसानी से नजर नहीं आती या किसी भी छोटी सी चीज के पीछे छिप सकती है। फिर वह माधव के पास गए और उसके पैरों के पास झुके। उन्होंने उसके जूतों के नीचे से एक पतला काला फीता खींचकर निकाला। जैसे ही वह फीता हटा, माधव की एक छोटी सी धुंधली परछाई जमीन पर नजर आने लगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह तो बहुत ही मामूली सी तरकीब थी, लेकिन इतनी शातिर कि किसी का ध्यान ही नहीं गया। बीरबल ने आगे बताया, यह काला फीता माधव की छोटी सी परछाई को छुपा लेता था और माधव को जानबूझकर ऐसे गहरे रंग के कपड़े पहनाए गए थे जो रोशनी को परावर्तित करने के बजाय सोख लेते हैं, जिससे परछाई का भ्रम और भी गहरा हो जाता है। उन्होंने फिर सेठ धर्मपाल की ओर इशारा किया, और इस पूरे धोखे और साजिश का असली मास्टरमाइंड यह शख्स है, सेठ धर्मपाल। इसके बाद बीरबल ने पूरी कहानी दरबार के सामने बयान कर दी।
कैसे धर्मपाल ने माधव को कर्ज के जाल में फंसाया, कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद की और कैसे उसे एक बिना वजूद का इंसान बना दिया। उन्होंने बताया कि यह गायब परछाई का नाटक सिर्फ एक क्रूर मजाक नहीं था, बल्कि एक जालिम की साजिश थी अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की और एक मजलूम की खुद को दृश्यमान बनाने की एक हताश कोशिश थी। माधव की कहानी सुनकर शहंशाह अकबर की आंखें नम हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मुगल सल्तनत में किसी मजलूम के साथ ऐसा सुलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर वह सेठ धर्मपाल की ओर घूमे। उनकी आवाज में बिजली की कड़क थी। धर्मपाल, तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह को सताया है, बल्कि पूरी सल्तनत को धोखा दिया है और अवाम में वहम और खौफ फैलाया है। तुमने इंसानियत का साया भी अपने ऊपर से हटा लिया है। शहंशाह ने फैसला सुनाया, सेठ धर्मपाल की सारी संपत्ति जब्त की जाती है। इसका आधा हिस्सा माधव को दिया जाएगा और बाकी का आधा सल्तनत के खजाने में जमा होगा ताकि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा सके। धर्मपाल को जिंदगी भर के लिए काला पानी की सजा दी जाती है, जहां वह अपनी परछाई को देखकर अपने गुनाहों को याद करेगा। इसके बाद शहंशाह ने माधव की ओर देखा, जो अब रो रहा था, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। यह शीर्षक एक केंद्र बिंदु बन जाता है जिसके चारों ओर कहानी के सभी तत्व घूमते हैं। 4. सार्वभौमिक अपील सार्वभौमिक है। ये सरल शब्द उन गहरी भावनाओं को छूते हैं जो भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे हैं। 5. व्याख्या की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक सरल शीर्षक पाठक या दर्शक को अपनी कल्पना का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है। यह एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर हम कहानी देखने या पढ़ने से पहले अपनी उम्मीदें चित्रित करते हैं। शोले का मतलब किसी के लिए बदला हो सकता है, किसी के लिए दोस्ती और किसी के लिए विद्रोह। यह बहुस्तरीय अर्थ शीर्षक को और अधिक समृद्ध बनाता है। संक्षेप में, एक सरल शीर्षक अपनी संक्षिप्तता के कारण शक्तिशाली होता है, अस्पष्टता के कारण नहीं। यह कम कहकर अधिक व्यक्त करता है। यह एक चुंबक की तरह है जो कृति के सभी अर्थों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें एक शब्द में केंद्रित कर देता है। भाग 3 केस स्टडी 1 गोदान मुंशी प्रेमचंद, एक शब्द में एक युग की त्रासदी। मुंशी प्रेमचंद का 1936 में प्रकाशित उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। इसका शीर्षक इसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। एक शीर्षक का शाब्दिक और सांस्कृतिक अर्थ। गोदान का शाब्दिक अर्थ है गाय का दान। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। माना जाता है कि मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद किसी ब्राह्मण को गाय दान करने से व्यक्ति की आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में मदद मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक पुण्य कार्य है जो सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यह शीर्षक चुनकर प्रेमचंद ने तुरंत कहानी को भारतीय ग्रामीण समाज की गहरी सामाजिक धार्मिक जड़ों से जोड़ दिया। यह कोई आधुनिक शहरी शीर्षक नहीं है, यह मिट्टी से जुड़ा परंपरा में रचापसा एक शब्द है। 2 गोदान एक सरल शीर्षक के रूप में। एक शब्द, यह सबसे सरल संभव रूप है। याद रखने में आसान, उच्चारण में सरल। प्रत्यक्ष, यह सीधे उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष की ओर इशारा करता है। देशी, यह शब्द भारतीय मानस, विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए तुरंत पहचानने योग्य और अर्थपूर्ण है। 3 गोदान एक क्लासिक शीर्षक के रूप में। क केंद्रीय चरित्र की आकांक्षा का प्रतीक। उपन्यास का नायक होरी एक गरीब किसान है। उसका जीवन संघर्षों और अभावों से भरा है,
लेकिन उसका एक सपना है, एक गाय का मालिक बनना। यह गाय उसके लिए केवल एक जानवर नहीं है, यह प्रतीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा, गांव में एक गाय का मालिक होना सम्मान की बात है। पारिवारिक सुख, उसके बच्चे दूध पिएंगे, घर में खुशहाली आएगी। धार्मिक कर्तव्य, और सबसे बढ़कर वह जीवन के अंत में गोदान करके अपना परलोक सुधारना चाहता है। उसकी पूरी जिंदगी इसी एक सपने के इर्द गिर्द घूमती है। वह गाय खरीदता है, लेकिन ईर्ष्या के कारण उसे जहर दे दिया जाता है। वह कर्ज में डूबता है, अपमान सहता है, अपने मूल्यों से समझौता करता है, सब कुछ उस एक सपने को फिर से पाने की उम्मीद में। इस प्रकार गोदान शीर्षक होरी के जीवन के एकमात्र और अंतिम लक्ष्य का प्रतीक है। ख उपन्यास की केंद्रीय त्रासदी का सार। गोदान की महानता इस बात में है कि यह एक अपूर्ण इच्छा की कहानी है। उपन्यास का अंत हिंदी साहित्य के सबसे दुखद दृश्यों में से एक है। होरी मर रहा है और उसकी पत्नी धनिया रोते हुए एक पंडित से कहती है कि उसके पास दान करने के लिए गाय तो नहीं है, लेकिन कुछ पैसे हैं, और कहती है, यही इनका गोदान है। यह अंतिम दृश्य शीर्षक के अर्थ को चरम पर ले जाता है। होरी, जो जीवन भर एक गाय का दान करने का सपना देखता रहा, उसका अपना जीवन ही एक दान बन जाता है, एक ऐसा जीवन जो उसने अपने परिवार और सामाजिक दायित्वों के लिए बलिदान कर दिया। शीर्षक, जो शुरुआत में एक भौतिक इच्छा लगता है, अंत में एक गहरी आध्यात्मिक और पूर्ण रूपक में बदल जाता है। होरी का जीवन ही वह गाय थी जिसे उसने तिल तिल करके दान कर दिया। एक पूरे युग का दस्तावेज। गोदान केवल होरी की कहानी नहीं है। यह 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय कृषि समाज का एक महाकाव्य है। यह ऋण, जातिवाद, शोषण, शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच संघर्ष को दर्शाता है। और इन सभी समस्याओं के केंद्र में होरी जैसा किसान है, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा केवल अपनी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। गोदान शीर्षक उस पूरे शोषित किसान वर्ग की आकांक्षाओं और त्रासदियों का प्रतीक बन जाता है, जो सम्मान का जीवन जीना चाहता है, लेकिन व्यवस्था के बोझ तले कुचल दिया जाता है। कालातीत प्रासंगिकता। भले ही आज के भारत में परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन गोदान की मूल भावना, एक आम आदमी का सम्मान और गरिमा के लिए संघर्ष, आज भी प्रासंगिक है। शीर्षक हमें उस बुनियादी मानवीय इच्छा की याद दिलाता है। इसलिए यह शीर्षक आज भी उतना ही शक्तिशाली और मार्मिक लगता है जितना 1936 में था। यह समय की सीमाओं को पार कर गया है, जो इसे एक सच्चा क्लासिक बनाता है। संक्षेप में, गोदान एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक सरल, सांस्कृतिक रूप से निहित शब्द एक पूरी कृति का बोझ उठा सकता है, उसके दर्शन को समाहित कर सकता है और उसे अमर बना सकता है। भाग 4, केस स्टडी 2, शोले, रमेश सिप्पी, एक शब्द में सिनेमाई महाकाव्य का अनुभव। 1975 में रिलीज हुई शोले भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अभूतपूर्व फिल्म है। इसकी सफलता के पीछे इसके संवाद, चरित्र, संगीत और निर्देशन के साथ साथ इसके शक्तिशाली शीर्षक का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक, शीर्षक का शाब्दिक और लाक्षणिक अर्थ। शोले का शाब्दिक अर्थ है आग की लपटें या अंगारे। यह एक बहुत ही आदिम और शक्तिशाली छवि है। आग विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। यह क्रोध, जुनून, बदला, ऊर्जा और प्रकाश का भी प्रतीक है। यह शीर्षक चुनकर लेखक सलीम जावेद और निर्देशक रमेश सिप्पी ने दर्शकों को तुरंत एक गहन, एक्शन से भरपूर और भावनात्मक अनुभव का वादा किया। 2, शोले एक सरल शीर्षक के रूप में। एक शब्द गोदान की तरह यह भी एक शब्द का है। यह तुरंत ध्यान खींचता है।
ध्वन्यात्मक शक्ति शोले शब्द में एक फुसफुसाहट और एक विस्फोट दोनों है। श की ध्वनि रहस्य पैदा करती है, जबकि ले की ध्वनि। यह शीर्षक एक केंद्र बिंदु बन जाता है जिसके चारों ओर कहानी के सभी तत्व घूमते हैं। 4 सार्वभौमिक अपील सार्वभौमिक है। ये सरल शब्द उन गहरी भावनाओं को छूते हैं जो भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे हैं। 5 व्याख्या की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक सरल शीर्षक पाठक या दर्शक को अपनी कल्पना का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है। यह एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर हम कहानी देखने या पढ़ने से पहले अपनी उम्मीदें चित्रित करते हैं। शोले का मतलब किसी के लिए बदला हो सकता है, किसी के लिए दोस्ती और किसी के लिए विद्रोह। यह बहुस्तरीय अर्थ शीर्षक को और अधिक समृद्ध बनाता है। संक्षेप में, एक सरल शीर्षक अपनी संक्षिप्तता के कारण शक्तिशाली होता है, अस्पष्टता के कारण नहीं। यह कम कहकर अधिक व्यक्त करता है। यह एक चुंबक की तरह है जो कृति के सभी अर्थों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें एक शब्द में केंद्रित कर देता है। भाग 3 केस स्टडी 1 गोदान मुंशी प्रेमचंद। एक शब्द में एक युग की त्रासदी। मुंशी प्रेमचंद का 1936 में प्रकाशित उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। इसका शीर्षक इसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। एक शीर्षक का शाब्दिक और सांस्कृतिक अर्थ। गोदान का शाब्दिक अर्थ है गाय का दान। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। माना जाता है कि मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद किसी ब्राह्मण को गाय दान करने से व्यक्ति की आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में मदद मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक पुण्य कार्य है जो सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यह शीर्षक चुनकर प्रेमचंद ने तुरंत कहानी को भारतीय ग्रामीण समाज की गहरी सामाजिक धार्मिक जड़ों से जोड़ दिया। यह कोई आधुनिक शहरी शीर्षक नहीं है, यह मिट्टी से जुड़ा परंपरा में रचापसा एक शब्द है। 2 गोदान एक सरल शीर्षक के रूप में। एक शब्द यह सबसे सरल संभव रूप है। याद रखने में आसान, उच्चारण में सरल। प्रत्यक्ष यह सीधे उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष की ओर इशारा करता है। देशी यह शब्द भारतीय मानस, विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए तुरंत पहचानने योग्य और अर्थपूर्ण है। 3 गोदान एक क्लासिक शीर्षक के रूप में। क केंद्रीय चरित्र की आकांक्षा का प्रतीक। उपन्यास का नायक होरी एक गरीब किसान है। उसका जीवन संघर्षों और अभावों से भरा है, लेकिन उसका एक सपना है, एक गाय का मालिक बनना। यह गाय उसके लिए केवल एक जानवर नहीं है, यह प्रतीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा, गांव में एक गाय का मालिक होना सम्मान की बात है। पारिवारिक सुख, उसके बच्चे दूध पिएंगे, घर में खुशहाली आएगी। धार्मिक कर्तव्य और सबसे बढ़कर वह जीवन के अंत में गोदान करके अपना परलोक सुधारना चाहता है। उसकी पूरी जिंदगी इसी एक सपने के इर्द गिर्द घूमती है। वह गाय खरीदता है, लेकिन ईर्ष्या के कारण उसे जहर दे दिया जाता है। वह कर्ज में डूबता है, अपमान सहता है, अपने मूल्यों से समझौता करता है, सब कुछ उस एक सपने को फिर से पाने की उम्मीद में। इस प्रकार गोदान शीर्षक होरी के जीवन के एकमात्र और अंतिम लक्ष्य का प्रतीक है। ख उपन्यास की केंद्रीय त्रासदी का सार। गोदान की महानता इस बात में है कि यह एक अपूर्ण इच्छा की कहानी है। उपन्यास का अंत हिंदी साहित्य के सबसे दुखद दृश्यों में से एक है। होरी मर रहा है और उसकी पत्नी धनिया रोते हुए एक पंडित से कहती है कि उसके पास दान करने के लिए गाय तो नहीं है, लेकिन कुछ पैसे हैं, और कहती है यही इनका गोदान है। यह अंतिम दृश्य शीर्षक के अर्थ को चरम पर ले जाता है।
होरी, जो जीवन भर एक गाय का दान करने का सपना देखता रहा, उसका अपना जीवन ही एक दान बन जाता है। एक ऐसा जीवन जो उसने अपने परिवार और सामाजिक दायित्वों के लिए बलिदान कर दिया। शीर्षक, जो शुरुआत में एक भौतिक इच्छा लगता है, अंत में एक गहरी आध्यात्मिक और पूर्ण रूपक में बदल जाता है। होरी का जीवन ही वह गाय थी जिसे उसने तिल तिल करके दान कर दिया। एक पूरे युग का दस्तावेज। गोदान केवल होरी की कहानी नहीं है। यह 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय कृषि समाज का एक महाकाव्य है। यह ऋण, जातिवाद, शोषण, शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच संघर्ष को दर्शाता है। और इन सभी समस्याओं के केंद्र में होरी जैसा किसान है, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा केवल अपनी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। गोदान शीर्षक उस पूरे शोषित किसान वर्ग की आकांक्षाओं और त्रासदियों का प्रतीक बन जाता है, जो सम्मान का जीवन जीना चाहता है, लेकिन व्यवस्था के बोझ तले कुचल दिया जाता है। कालातीत प्रासंगिकता। भले ही आज के भारत में परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन गोदान की मूल भावना, एक आम आदमी का सम्मान और गरिमा के लिए संघर्ष, आज भी प्रासंगिक है। शीर्षक हमें उस बुनियादी मानवीय इच्छा की याद दिलाता है। इसलिए यह शीर्षक आज भी उतना ही शक्तिशाली और मार्मिक लगता है जितना 1936 में था। यह समय की सीमाओं को पार कर गया है, जो इसे एक सच्चा क्लासिक बनाता है। संक्षेप में, गोदान एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक सरल, सांस्कृतिक रूप से निहित शब्द एक पूरी कृति का बोझ उठा सकता है, उसके दर्शन को समाहित कर सकता है और उसे अमर बना सकता है। भाग 4, केस स्टडी 2, शोले, रमेश सिप्पी, एक शब्द में सिनेमाई महाकाव्य का अनुभव। 1975 में रिलीज हुई शोले भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अभूतपूर्व फिल्म है। इसकी सफलता के पीछे इसके संवाद, चरित्र, संगीत और निर्देशन के साथ साथ इसके शक्तिशाली शीर्षक का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक, शीर्षक का शाब्दिक और लाक्षणिक अर्थ। शोले का शाब्दिक अर्थ है आग की लपटें या अंगारे। यह एक बहुत ही आदिम और शक्तिशाली छवि है। आग विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। यह क्रोध, जुनून, बदला, ऊर्जा और प्रकाश का भी प्रतीक है। यह शीर्षक चुनकर लेखक सलीम जावेद और निर्देशक रमेश सिप्पी ने दर्शकों को तुरंत एक गहन, एक्शन से भरपूर और भावनात्मक अनुभव का वादा किया। 2, शोले एक सरल शीर्षक के रूप में। एक शब्द, गोदान की तरह यह भी एक शब्द का है। यह तुरंत ध्यान खींचता है। ध्वन्यात्मक शक्ति, शोले शब्द में एक फुसफुसाहट और एक विस्फोट दोनों है। श की ध्वनि रहस्य पैदा करती है, जबकि ले की ध्वनि एक शक्तिशाली अंत देती है। भावनात्मक अनुनाद, यह शब्द तुरंत भावनाओं को जगाता है, खतरा, गर्मी, तीव्रता। 3, शोले एक क्लासिक शीर्षक के रूप में। फिल्म के केंद्रीय भाव का प्रतीक। शोले फिल्म के हर पहलू में मौजूद है। यह एक रूपक है जो पूरी कहानी को एक साथ बांधता है। बदले की आग, ठाकुर बलदेव सिंह के दिल में गब्बर सिंह से बदला लेने की आग जल रही है। यह फिल्म की मुख्य प्रेरणा शक्ति है। उसके कटे हुए हाथ इस बात का स्थायी अनुस्मारक हैं कि उसकी आग को कैसे प्रज्वलित किया गया था। दोस्ती की गर्मजोशी, जय और वीरू की दोस्ती में एक गर्मजोशी और ऊर्जा है। वे एक दूसरे के लिए आग में कूदने को तैयार हैं। उनकी दोस्ती फिल्म का दिल है, एक ऐसी आग जो दर्शकों को गर्मजोशी देती है। आतंक की ज्वाला, गब्बर सिंह का आतंक रामगढ़ के लोगों के लिए एक विनाशकारी आग की तरह है, जो उनके जीवन को जला रहा है। प्रेम की चिंगारी, वीरू और बसंती, और जय और राधा के बीच प्रेम की शांत चिंगारियां भी हैं, जो बदले और हिंसा की बड़ी आग के बीच पनपती हैं।
संघर्ष की आग, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, गोलियों की बौछार और विस्फोट, ये सभी शोले के शाब्दिक चित्रण हैं। इस तरह शीर्षक फिल्म की हर भावना और हर घटना का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल एक नाम नहीं है, यह फिल्म का मूड बोर्ड है। शैली, जॉनर को परिभाषित करना। शोले ने भारतीय सिनेमा में करी वेस्टर्न या मसाला वेस्टर्न शैली को परिभाषित किया। शीर्षक खुद इस शैली के लिए एकदम सही है। यह हाई नून या दी गुड, द बैड एंड दी अगली जैसे क्लासिक वेस्टर्न शीर्षकों की तरह ही संक्षिप्त, मर्दाना और एक्शनोन्मुख है। शोले शब्द में वह खुरदरापन और महाकाव्य वाली भावना है जो एक वेस्टर्न फिल्म के लिए आवश्यक है। सांस्कृतिक प्रतीक बनना। शोले फिल्म से इतना जुड़ गया है कि अब यह शब्द केवल आग का मतलब नहीं रखता। जब कोई भारतीय शोले कहता है तो उसके मन में गब्बर का कितने आदमी थे, बसंती का यूं की ये कौन बोला, जय और वीरू की दोस्ती और ठाकुर के बिना हाथ वाले सिलहूट की छवियां उभरती हैं। यह शीर्षक सांस्कृतिक शब्दकोश का हिस्सा बन गया है। यह एक फिल्म से बढ़कर एक घटना का नाम है। दशकों बाद भी जब कोई तीव्र प्रतिद्वंद्विता या गहरी दोस्ती का वर्णन करना चाहता है तो वे शोले का संदर्भ दे सकते हैं। यह क्लासिक होने का अंतिम प्रमाण है जब एक शीर्षक अपनी कृति से बाहर निकलकर संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की सफलता। शोले का पोस्टर याद करें, जय और वीरू एक मोटरसाइकिल पर और पृष्ठभूमि में आग की लपटों जैसा नारंगी और पीला रंग। शीर्षक और विजुअल पहचान पूरी तरह से मेल खाते थे। इस एक शब्द ने फिल्म को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद की। यह शक्तिशाली, यादगार और बेचने में आसान था। इसने एक महाकाव्य अनुभव का वादा किया और फिल्म ने उस वादे को पूरा किया। संक्षेप में शोले यह दर्शाता है कि कैसे एक सरल, एवोकेटिव, भाव जगाने वाला शब्द एक पूरी फिल्म के पैमाने, भावना और शैली को पकड़ सकता है। यह साबित करता है कि एक शीर्षक को कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, उसे बस अनुभव का वादा करना है। भाग 5 तुलनात्मक विश्लेषण, गोदान बनाम शोले। हालांकि दोनों शीर्षक सरल और क्लासिक हैं, वे अलग अलग तरीकों से इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। पहलू गोदान शोले। प्रकृति आंतरिक, सामाजिक, पूर्ण, इंटरनल, सोशल, ट्रैजिक, बाहरी, एक्शनोन्मुख, महाकाव्य, एक्सटर्नल, एक्शन ओरिएंटेड, एपिक। प्रतीकवाद एक अपूर्ण इच्छा और सामाजिक शोषण का प्रतीक। बदला, दोस्ती और संघर्ष जैसी कई भावनाओं का प्रतीक। उद्देश्य पाठक को एक चरित्र के गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संघर्ष में खींचना। दर्शक को एक रोमांचक और भावनात्मक सिनेमाई अनुभव के लिए तैयार करना। शैली यथार्थवादी साहित्य, रियलिस्टिक लिटरेचर, मसाला वेस्टर्न सिनेमा, मसाला वेस्टर्न सिनेमा। प्रभाव विचारोत्तेजक और मार्मिक। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। रोमांचक और ऊर्जावान। यह आपको महसूस करने पर मजबूर करता है। सांस्कृतिक जड़ गहरी भारतीय धार्मिक और ग्रामीण परंपरा में निहित। सार्वभौमिक भावनाओं, बदला, दोस्ती पर आधारित जिसे वेस्टर्न शैली में ढाला गया। यह तुलना दर्शाती है कि सरल और क्लासिक होने का कोई एक सूत्र नहीं है। गोदान अपनी गहरी, शांत त्रासदी के माध्यम से क्लासिक बनता है, जबकि शोले अपने विस्फोटक, महाकाव्य पैमाने के माध्यम से। लेकिन दोनों में एक बात समान है, शीर्षक कृति की आत्मा को पकड़ता है। भाग 6 आधुनिक संदर्भ में सरल और क्लासिक शीर्षकों की विरासत। गोदान और शोले की सफलता ने भविष्य के रचनाकारों के लिए एक टेम्पलेट तैयार किया। आज भी सबसे प्रभावशाली कृतियों में से कई के शीर्षक सरल होते हैं। सिनेमा में दंगल, कहानी, उरी, बर्फी, जवान, ये सभी एक या दो शब्दों के शीर्षक हैं जो जिज्ञासा जगाते हैं, और फिल्म
के सार को पकड़ते हैं। साहित्य में आज भी लेखक ऐसे शीर्षक चुनते हैं जो संक्षिप्त और प्रतीकात्मक हों, क्योंकि वे जानते हैं कि यह पाठक के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। हालांकि आज के डिजिटल युग में, जहां एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और क्लिकबेट का बोलबाला है, लंबे और वर्णनात्मक शीर्षक भी लोकप्रिय हो रहे हैं।